हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल आप लोगों की सीटेट परीक्षा होने वाली है, यानी कि 7 जुलाई को। और 7 जुलाई की सीटेट परीक्षा को लेके आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस का एक फाइनल सेशन यहाँ पे लेके आई हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँ, जिससे आपको एग्जाम में यहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप ईजिली इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएँ। बाकी मैंने आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 साइंस की और मैथ्स की सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई है। एग्जाम से पहले आप जितना कंटेंट हो सके उतना अगर आप देख के जाएंगे तो आप लोगों के एग्जाम में स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कल ये एग्जाम देने वाले हैं तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल रिलैक्स होकर इस एग्जाम को दीजिएगा और साथ ही साथ एग्जाम को देते हुए अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इस पेपर को दीजिएगा, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हमें आते हुए क्वेश्चन भी अगर हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो आते हुए क्वेश्चन भी हमारे गलत हो सकते हैं। आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड, साथ ही साथ एडमिट कार्ड के अलावा एक आप लोगों को आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ में आप लोगों का एक ऐसा आईडी प्रूफ आप लेके जाइएगा जिसमें आप लोगों की कोई फोटो जो है वो लगी हो, जो आप लोगों की फोटो है, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और इसके अलावा पेन कार्ड यहाँ पे हो सकता है। ऐसा आपको एक जो आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है। साथ ही साथ आपको ब्लैक या फिर ब्लू कलर के बॉल पॉइंट पेन जो है वो आपको लेके जाना है। तो ये आपको यहाँ पे अपने साथ कैरी करना है। और वाटर बॉटल अगर अपने साथ कैरी करना चाहें तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, यानी कि जिसमें आर पार दिखे ऐसी वाटर बॉटल आपको कैरी करनी है। साथ ही साथ वॉच हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हो गया, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती, तो आप ये सब चीज़ें मत ले जाइएगा। और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप अपने साथ साथ जो मनी है, यानी कि पैसे जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ आज के फाइनल सेशन यहाँ पे लेती हूँ, और मैं पहले ही बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आज के सेशन में जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ वही एग्जाम में आए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप रिलैक्स से उस क्वेश्चन को समझिएगा। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, उस कंटेंट को देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपने एग्जाम को बेहतरीन तरीके से दे के आइए। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और कमेंट सेक्शन में मैंने पिन फॉर्म में जो क्लासेस है आपकी, उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे अरेंज कर दी। एग्जाम से पहले आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करती हूँ। और देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर आप लोगों को क्या बोल रखा है कि यहाँ पे आपको रक्त कोशिका, यानी कि जो ब्लड सेल है, इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। और इसके कुछ फीचर्स आपको, इसके लक्षण हमें यहाँ पे बता रखे हैं। जैसे कि जो आपका पहला टाइप का ब्लड सेल है वो आपका डिस्क शेप का है, और जो दूसरा टाइप का ब्लड सेल है वो अपनी शेप बार बार चेंज करता रहता है, और जो तीसरे टाइप का जो ब्लड सेल है वो आपका क्लोटिंग में मदद करता है। तो अगर आप बेसिक चीज़ों को भी यहाँ पे अब रिलेट करके चलें तो आपको इतना पता चल गया होगा कि ये जो ब्लड सी है, यानी कि ये जो ब्लड सेल सी है वो आपका क्या होगा, वो आपका प्लेटिलेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लेटिलेट जो है ये ब्लड को क्लोट करने का काम करता है। जब आपने इतना देख लिया तो आप बाकी जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे इस तरीके से कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया कि जो यहाँ पे ब्लड सेल सी है वो आपका क्या है, प्लेटिलेट है। तो अब यहाँ पे अगर हम बाकी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे जो आपका जो ब्लड सेल ए यहाँ पे दे रखा है ये आपका डिस्क शेप का है, और डिस्क शेप का होता है आरबीसी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीसी जो है वो आपका डिस्क शेप का क्यों होता है, क्योंकि आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि इसका डिस्क शेप क्यों होता है, या फिर इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये जो आरबीसी होता है ये आपका क्या करता है, ये यहाँ पे हम लोगों की गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। ये कॉपी में कहीं पे नोट डाउन करिएगा, अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो आरबीसी है ये क्या करता है, ये मैंने एरो यहाँ पे इस तरीके से मार्क किया है, यानी कि ये जो गैसेस एक्सचेंज करने का फंक्शन है ये किसका है, ये है आरबीसी का। और इसके लिए इसे यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है, और इसी वजह से इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है डिस्क शेप का। और यहाँ पे जो ए है उसे WBC बोल रखा है, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ए क्या है, ए आपका है रेड ब्लड सेल। और जो यहाँ पे चेंज करता है अपनी शेप, यानी कि ये जो बी है जिसे आप वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। अब ये शेप क्यों चेंज करता है, तो बेसिकली ये करता है क्या, ये जो वाइट ब्लड सेल होता है ये आपको पता है कि ये यहाँ पे हमारी बॉडी में अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन आ गया जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा,
उससे क्या करता है, उससे यहाँ पे फाइट करने का ये काम करता है। अब ये फाइट करने का काम करता है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता रहता है और मल्टीप्लाई होके हमारी बॉडी को एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। तो इसी वजह से इसकी शेप जो है यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे पूछा गया था कि डिफरेंट टाइप के जो ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं वो आपको इस तरीके से मैच द फॉलोइंग दे रखा है। इवन एक बार यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल है उसका फंक्शन यहाँ पे दे दिया कि रेड ब्लड सेल क्या करता है, ये आपका गैसेस एक्सचेंज करने का काम करता है और इसका शेप किस तरीके का होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका शेप जो है वो आपका डिस्क शेप का होता है। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के मैच द फॉलोइंग को जरा हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है सबसे पहले हमें नर्व सेल दे रखा है। नर्व सेल करता है क्या है, नर्व सेल आपका इस तरीके का सेल होता है, यह हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, इस तरीके का सेल होता है। और नर्व सेल कैसा होता है, ये आपका लॉन्ग होता है और ये आपका ब्रांच सेल होता है। तो इस हिसाब से ए क्या क्या होना चाहिए, ए का 5 होना चाहिए। और जिस ऑप्शन में ए का 5 नहीं दे रखा, सबसे पहले तो आप उन ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए। इसके बाद आपको पता चल गया कि ए और बी ऑप्शन में से एक आंसर यहाँ पे करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं, ये आपके डिस्क शेप के होते हैं। डिस्क शेप के क्यों होते हैं, क्योंकि भैया इनका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। तो बी का यहाँ पे क्या होगा, बी का होगा सेकेंड। तो ए और बी में से आपको करेक्ट आंसर यहाँ मिल गया। अभी तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए सारे पार्ट्स जो है मैं क्लियर कर रही हूँ। आपको एग्जाम में जैसे ही करेक्ट आंसर मिलता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। अब अगर हम वाइट ब्लड सेल की बात करें तो वाइट ब्लड सेल जो है अपनी शेप जो है वहाँ पे चेंज करते हैं। इसके अलावा जो मसल सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपके लॉन्ग और थिन होते हैं। और यहाँ पे हमें मसल सेल के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। मसल सेल जो आपके लॉन्ग और थिन होते हैं ये हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा टिश्यू ऐसा है जो हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आंसर भी मस्कुलर टिश्यू है। ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं मसल्स में और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी मदद से हम जो है मूव कर पाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, लॉन्ग और थिन होते हैं। इसके अलावा जो स्किन सेल होते हैं ये आपके फ्लैट सेल होते हैं, यानी कि ई का होगा फर्स्ट। यहाँ पे बी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है हम लोगों का टेम्परेचर वाले चैप्टर से, हीट चैप्टर से। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि जो आपका यहाँ पे एक लार्ज कंटेनर है इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, इसका टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। एक बड़े से आपके बीकर का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से दे रखा है। आगे बोल रखा है कि अनीता जो है यहाँ पे 2 बीकर यहाँ पे फिल कर रही है। एक बीकर यहाँ पे कितने का फिल कर रही है, 250 ml का फिल कर रही है। और दूसरा बीकर थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है जो कि कितने का है, जो कि है 750 ml का। यहाँ पे बीकर बी है, ये बीकर 1 हो गया, ये बीकर बी हो गया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सिंपल सी बात है कि एक बड़े बीकर में से अगर आप छोटे छोटे बीकर में यहाँ पे पानी यहाँ पे पोर करोगे और उसके बाद आप चेक करोगे तो क्या चीज़ सेम रहेगी, इसका टेम्परेचर सेम रहता है। अगर आपने इससे पहले वाले मेरे सेशन लिए हैं तो मैंने आप लोगों को ये पॉइंट पहले भी कई बार क्लियर किया है। तो टेम्परेचर आपका बीकर ए और बीकर बी का सेम रहेगा, जो कि एक बड़े कंटेनर से डाला गया। हीट कभी सेम नहीं रहता। हीट कभी सेम क्यों नहीं रहता, क्योंकि हीट जो होता है ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होती है हीट। तो बी यहाँ पे गलत है। तो इस हिसाब से आप जिसमें बी दे रखा है उसको आप इस तरीके से एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि डी दोनों ही ऑप्शन में कॉमन है, सेकेंड और फोर्थ में। तो आपको ये चेक करना है कि इसका जो है फर्स्ट करेक्ट होगा या सी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाकी ऑप्शंस को डिकोड कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रखा है टेम्परेचर जो ए बीकर में है वो बी बीकर से कम होगा। अभी मैंने बताया टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। तो सी यहाँ पे गलत होने की वजह से सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाँ, ये अगर हम कंपेयर करें कि हीट किसका ज़्यादा है तो हीट आपका बी का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे फिल किया गया है। तो जिसमें ज़्यादा पानी होगा उसमें हीट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे डी करेक्ट है। तो ए और डी करेक्ट होने की वजह से सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर उससे रिलेट करके यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। अब ट्रांसपिरेशन होता क्या है, अगर ये एक पेड़ है तो ये माना जाता है कि इसके एरियल पार्ट से क्या होगा, यहाँ पर पानी जो है ये लॉस होगा। क्या लॉस होगा, यहाँ पे वाटर जो है ये लॉस होगा। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन से क्या क्या होता है ये अगर देखें तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसपिरेशन जो है एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, मतलब एक खिंचाव लेके आता है ताकि कहीं ना कहीं पानी जो है ऊपर की तरफ टॉल ट्री तक भी पहुंच सके। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से पानी लॉस होगा ही नहीं। आपको पता है कि एक पेड़ जो है पानी कहाँ से लेता है, जड़ों से लेता है। और अगर मान के चलिए कि ऊपर से ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं तो जड़ एक टाइम के बाद पानी ऊपर देना बंद कर देगी। सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी रस्सी से किसी चीज़ को खींचोगे नहीं तो वो चीज़ नीचे रहेगी। तो सक्शन पुल तो ये क्रिएट करता है, ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे हमारी बॉडी के अंदर इवेपोरेशन हो के हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वैसे ही प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन से भी उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ये भी सही है। इसके अलावा क्योंकि पानी ऊपर से खींच रहा है तो रूट को भी और पानी खींचना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं रूट्स को भी मदद करता है ताकि पानी खींचे। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने की वजह से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी जो रीसेंट एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। आपका लास्ट ईयर जो अगस्त में पेपर हुआ था और आपके एग्जामिनर इसी तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करके दे सकते हैं, तो आपको ये भी देखना है। यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट आर यूज फॉर मेजरिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे कि क्या क्या होता है, जैसे आपका वर्क होता है, इसके अलावा पावर होता है, इसके अलावा एनर्जी होती है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इनकी एसआई यूनिट आपको दे दिया और ये बोल रखा है कि इनमें से कौन से ऐसे दो पेयर हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, हम जस्ट एक फिजिकल क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं। एनर्जी कितने तरीके की होती है, तो आप कहेंगे दो तरीके की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और मैं इसे डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आया तो एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया, इसी टाइप का आ सकता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच पता होना चाहिए। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है आपकी mgh। अगर मैं इनके SI यूनिट की बात करूँ आपसे, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये जो mgh है, mgh जो है अगर मैं इसके SI यूनिट बनाऊं तो मास जो है इसको आप किस फॉर्म में लिखते हो, मास को आप लिखते हो यहाँ पे kg के फॉर्म में। अगर मैं g पूछूं, ये जो स्मॉल g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और एक्सेलरेशन की जो यहाँ पे SI यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की यूनिट। और हाइट को आप किस में मेज़र करते हो, हाइट को आप मीटर में मेज़र करते हो। तो देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो क्या बनेगा, एक kg बनेगा, दो बार आपका मीटर दे रखा है तो मीटर का स्क्वायर और एक बार सेकेंड का स्क्वायर। और लकीली ये चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्शंस में मैच करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रही है, साथ यहाँ पे ध्यान से देखने पे, यानी कि kg मीटर स्क्वायर प्लस स्लैश सेकेंड स्क्वायर। और ये चीज़ आपको और किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी दो ऑप्शन में मिल नहीं रहा। बाकी चीज़ों को भी हम अभी चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से ही क्लू मिल गया तो मुझे काइनेटिक एनर्जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के पास जाती हूँ तो काइनेटिक एनर्जी को भी हम एक बार करके देखते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के थ्रू सॉल्व करूँ तो मास को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, मास को हम kg के फॉर्म में लिखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पे रिलेट कर रही है। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ये जो यूनिट है ये आपकी एनर्जी की यूनिट है, ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो अब मुझे देखना है कि ये वाली जो यूनिट है यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है,
इसके साथ ये वाली यूनिट जाएगी या ये वाली यूनिट जाएगी, आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पे मुझे W मिल गया। W किसकी यूनिट होती है? W होती है पावर की यूनिट, यानी कि पावर का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को अब आप मत देखिए, मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी आपको चेक करनी है। तो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होती है, वर्क होती है, पावर होती है, एनर्जी होती है। मैंने एनर्जी से स्टार्ट किया, तो एनर्जी से स्टार्ट करके पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है उसको सिंप्लीफाई करके मेरा ये आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं या आपकी वॉट सेकेंड से मैच करती है या जूल पर सेकेंड से मैच करती है, वहीं से आपका आंसर निकलेगा। और मुझे पता है कि वॉट किसकी यूनिट होती है, तो वॉट होती है पावर की यूनिट। तो पावर और एनर्जी का कोई ना कोई रिलेशन जो है आपको यहाँ पे देखना है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि जो पावर होती है वे होती है आपकी एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ से एनर्जी निकालूँ तो एनर्जी के क्या निकलेगी? पावर इनटू टाइम, और पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की होती है सेकंड्स। तो देखिए एनर्जी की एक यूनिट ये रही, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए इस जगह को जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एनर्जी की एक यूनिट यहाँ से निकल गई और एनर्जी की एक यूनिट यहाँ से निकल गई वॉट सेकेंड। तो मेरा यही क्वेश्चन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा और दोबारा अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या कहा, एनर्जी की आपकी जो यूनिट है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उससे एक ऐसा यूनिट आपने बना दी। इसके बाद चेक किया कि कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, तो पहले और लास्ट ऑप्शन में मैच कर रहा था। प्लस यहाँ पे आपको जूल सेकेंड और वॉट पर सेकेंड दे रखा है। वॉट होती है पावर की यूनिट और पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं एनर्जी निकालूंगी तो वो आएगा पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो वॉट सेकेंड से ये मैच किया। तो इस हिसाब से फर्स्ट जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उनमें माइंड जो है वो घुमा सको। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आपका जो फ्यूल है आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको मिलेगी। भाई कोई भी चाहेगा कि एनर्जी लो तो कभी ना मिले, सिंपल सी बात है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो आपका इग्निशियस टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी जो आपका सब्सटेंस है वो आग पकड़ ले। ये बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत कम होगा तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा और बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत टाइम लगाएगा आग पकड़ने में। तो ये बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए और बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने क्या किए, एक ए फ्यूल को यहाँ पे साइड कर दिया कि ए फ्यूल ठीक नहीं है, सी फ्यूल यहाँ पे साइड कर दिया, डी फ्यूल यहाँ पे साइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि पहला जो आपका यहाँ पे बी और ई फ्यूल हमारे पास बच गए। बी फ्यूल आपका है सॉलिड और ई फ्यूल आपका है लिक्विड। तो सिंपल सी बात है कि लिक्विड वाले फ्यूल को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाओगे एज कंपेयर टू सॉलिड, ये तो आप यहाँ पे रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर हम बी और ई को कंपेयर करें तो देखिए इग्निशियस टेम्परेचर दोनों में ही मॉडरेट है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू इसमें मॉडरेट है, इसमें हाई है, पर यहाँ पे आपको कैलोरीफिक वैल्यू हाई ही चाहिए। मॉडरेट के कंपैरिजन में तो हाई वाला ठीक रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ई जो है वो आपका सही होगा। यहाँ पे आपका सेकंड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनर ने फ्रेम किया है, तो आप अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी आपका जनवरी के पेपर में क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार ही आने के चांसेस फुल हैं। तो आप ये भी एक बार देख के जाइएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसका स्ट्रेट लाइन केस किस किस में बनेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आपका किस किस में बनता है? एक जब ये आपका किस पोजीशन में हो, जब ये रेस्ट केस में हो, यानी कि ये वाला ग्राफ आपका होगा, ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ तब बनता है स्ट्रेट लाइन का जब ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड में हो। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड मैंने यहाँ पे लिख दिया, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में भी स्ट्रेट लाइन का बनता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो कर्व लाइन बनता है, तो ये सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा।
और आपको यहाँ पे मिल गया कि ए और बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, मतलब यही करेक्ट है अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। अब लास्ट केस यहाँ पे है कि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, इसमें मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है अगर आपका मोशन चैप्टर से क्वेश्चन आए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का बनाया जाए, कैसा, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया जाए, तो ये आपका कर्व लाइन बनता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। बट एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका जो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का कर्व बने वो भी किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तब ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का केस कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बने तो ये आपका कर्व होगा। तो ये जो डी है इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने कोशिश की है कि कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ जिससे आपको एक आइडिया लगे ओवरऑल। देखिए पूरा का पूरा आपका साइंस या मैथ्स तो मैं एक साथ यहाँ पे अब ला नहीं सकती और इतना टाइम आपके पास है भी नहीं, बट जितना मैं कंटेंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इनमें से अगर आपके क्वेश्चन फंसते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को बोल रखा है कि फिश जो है एक्सक्रीट करती है अमोनिया जो कि डिजॉल्व होता है वाटर में, विच डिजॉल्व इन वाटर। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट जो है पढ़ के जाना है। यहाँ पे जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वे आपके अमोनिक वेस्ट यहाँ पे रिलीज करते हैं और साथ ही साथ इनकी बॉडी को किडनी की ज़रूरत नहीं होती है। और अमोनिया जो है ये कैसा होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको रिलीज़ करने के लिए पानी ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपके एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं, सॉरी एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं, ये आपके अमोनिक वेस्ट यहाँ पे रिलीज़ करते हैं। आई होप इस पॉइंट को आप यहाँ पे रिलेट कर पाए होंगे और ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन तो यहाँ पे सही होने की वजह से इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अगला है कि बर्ड यहाँ पे एक्सक्रीट करती है आपके सेमी सॉलिड यहाँ पे कंपाउंड जो कि आपके यूरिक एसिड यहाँ पे होते हैं। तो बर्ड्स जो है यहाँ पे यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है लिजर्ड का वो आपका यूरिया होता है। यूरिया नहीं होता, इनका यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड किस किस का होता है, जैसे कि आपके हो गए एम्फीबियंस हो गए, यहाँ पे सॉरी आपके रेप्टाइल्स हो गए, इसके अलावा एव्स हो गए, इसमें आपका क्या होगा, इनमें आपका यहाँ पे यूरिक एसिड रिलीज होता है। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में यूरिया रिलीज होता है, यहाँ पे मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और इसमें किडनी जो है मेजर रोल प्ले करती है, ये तो आपको पता होगा। और अलग से भी पूछ सकते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग का जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो वो होगा यूरिया। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों का लिया हुआ है ये लाइफ चैप्टर से लिया हुआ है और कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक फिशरमैन जो लेक की तरफ देखता है उसको उसके यहाँ पे बोल रखा है एक फिश जो है, एक फिशरमैन को बड़ी दिखाई पड़ती है और अपनी जगह से उभरी हुई दिखाई पड़ती है। जब एक फिशरमैन लेक के पास इस तरीके से खड़ा होता है तो ये बड़ी भी दिखाई पड़ती है और थोड़ा ऊपर भी दिखाई पड़ती है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमिना यहाँ पे लगता है। और रिफ्रैक्शन में अगर मान के चलिए कि ये एयर है, यहाँ पे पानी है, हवा में मतलब सिंपल सी बात है ज़मीन में वो बंदा खड़ा है और यहाँ पे अगर एक रे ऑफ लाइट जो है उसके आँख से आती है तो यहाँ पे अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट होती है। और इस वजह से यहाँ पे होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट असल में देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था पर टूवर्ड्स नॉर्मली ये बेंट होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो इसे यहाँ पर अपेयर होता है वो एक्चुअल में इस जगह पर होता है। अगर हम यहाँ पे फिश के पर्सपेक्टिव देखें तो फिश के पर्सपेक्टिव देखने में ये अवे नॉर्मल यहाँ पे दिखेगी। तो सिंपल सी बात है नीचे से देखने में ये अवे जाएगी और ऊपर से अगर कोई बंदा देखेगा ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही दे रखी है और इस वजह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। आपसे एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि एक
मछुआरा है जो कि फ़िश को मारना चाह रहा है, तो उसे कहाँ पे मारना चाहिए? तो जहाँ पर वो फ़िश दिख रही है उसके थोड़ा नीचे उसे निशाना मारना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जिसके अंदर आप लोगों से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और 2 रिएक्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड जो है आपका जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो आप अगर इस रिएक्शन को डिटेल में भी ना समझें तो आपको इतना पता होगा कि सोडियम हमेशा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं और ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और यहाँ पे बेरियम जो है किसके साथ चले जाएगा, सल्फेट के साथ चले जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये दोनों अपने आयंस जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं और वो दोनों के दोनों कर रहे हैं, तो इसे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और जो सेकेंड रिएक्शन आपकी यहाँ पे हो रही है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। और CO2 के साथ रिएक्ट करके मोस्टली आपके क्या बनते हैं, कार्बोनेट बनते हैं, जो कि ये होता है CO3। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपके एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा टॉपिक है, इस वजह से हमने यहाँ पे कंसिडर किया। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक बैलून जो है एक प्लास्टिक बॉटल के अंदर के ऊपर लगाया गया। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बॉटल यहाँ पे इस तरीके से बना दी, एक प्लास्टिक बॉटल ये है और दूसरी प्लास्टिक बॉटल यहाँ पे ये है, क्योंकि 2 स्टेप में यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 यहाँ पे कर रखा है। ये आपका हॉट वाटर इसके अंदर है और इसके अंदर आपका कोल्ड वाटर है और इसके ऊपर बैलून जो है इस तरीके से यहाँ पे फिट किए गए। अब यहाँ पे बोल रखा है कि दोनों बैलून में से कौन से बैलून आपके पिचक जाएंगे, कौन से फूल जाएंगे, आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता है कि हॉट वाटर के अंदर जो एयर होगी वो राइज अप हो जाएगी और जो हॉट एयर होती है वे ऊपर चले जाती है, ये तो आपको पता ही है। जो हॉट एयर होती है वे आपकी कहाँ चले जाती, ऊपर, जिसकी वजह से जो गर्म पानी है वे आपका उसके ऊपर जो बैलून लगा है वो क्या करेगा, फूलेगा, यानी ना कि पिचकेगा। तो ये पिचकेगा नहीं, तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होंगे नहीं। और जो कोल्ड वाटर है इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो बैलून के अंदर जो एयर है वो भी श्रिंक हो जाएगी। और आपने देखा भी होगा एक खाली अगर आप बॉटल को फ्रिज के अंदर रखते हो और वो ठंडी हो जाती है तो वो पिचकने लग जाती है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बैलून ए है, चरण ए में यानी कि पहले स्टेप में ये फूल जाएगी और दूसरे स्टेप में ये पिचक जाएगी। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसके अंदर सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है और मैंने सेम टाइप के क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि एक ही कॉन्सेप्ट से आपके एग्जामिनर किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है संजय ने एक एम्प्टी प्लास्टिक के बॉटल को एक रेफ्रिजरेटर के अंदर डाला और कुछ देर तक उसने रखा और उसके बाद उसे क्या ऑब्जर्व हुआ। तो अगर एक एम्प्टी बॉटल को रखा जाएगा तो वो एम्प्टी बॉटल वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होने की वजह से, अंदर प्रेशर कम होने की वजह से वो आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वे आपकी क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अगर पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता था तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों को जो सॉइल के अंदर आप लोगों का जो पर्कुलेशन रेट दिया जाता है उससे रिलेट करके दे रखा है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पर्कुलेशन रेट क्या होता है। पर्कुलेशन रेट होता है यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर कितना ज़्यादा है वो देखा जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका फ्लो ऑफ रेट हाई होगा उतना हाई आपका पर्कुलेशन रेट होगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है सॉइल जिसके लार्ज पार्टिकल होंगे, बड़े पार्टिकल हैं तो उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होगा और स्पेस ज़्यादा होगा तो पानी जल्दी निकलेगा ना कि स्लो, तो उसका हाई पर्कुलेशन रेट होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, आपको करेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है। अगला ऑप्शन है कि फास्ट पर्कुलेशन रेट जो होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद नहीं करता है। क्यों नहीं मदद करता है, यहाँ पे अगर पर्कुलेशन रेट जो होगा ये आपका यहाँ पे फास्ट होगा तो पर्कुलेशन रेट फास्ट होने की वजह से पानी जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी जो है बहता जाएगा, तो बेटर नहीं होता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब अगला है कि जो प्लांट के रूट होते हैं, ह्यूमस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब होने देते हैं। तो यहाँ पे पर्कुलेशन रेट को ये करते हैं डिक्रीज। पर्कुलेशन रेट मतलब पानी बह जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा।
पहला ऑप्शन यहाँ पे बोल रखा है कि सॉइल जिसमें लो पर्कुलेशन रेट होता है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा। लो पर्कुलेशन यानी कि पानी टिका रहेगा और मॉइस्चर बना रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द कंप्लीट लेंथ ऑफ अ डिस्टिंक्ट टॉल टावर क्लियरली। एक दूर खड़े हुए एक टॉल टावर की लेंथ को अगर आपको क्लियरली देखना है तो आप किस तरीके की आप यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। आप प्लेन मिरर को यूज़ करेंगे या कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर को यूज़ करेंगे या फिर आप यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। और कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है। कॉन्वेक्स मिरर आपको दिखने में कुछ इस तरीके का लगता है और सिंपल सी बात है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर एक टॉल बिल्डिंग इस तरीके से रखी गई हो तो यहाँ पे ये अंदर से इस तरीके से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। और इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि फर्स्ट रे अगर इसकी इस मिरर में जाएगी तो ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी और ये पॉइंट होता है एफ और ये पॉइंट होता है सी और ये आपका पीछे की तरफ इस तरीके से मीट करेगी और सेकेंड वाली रे सेंटर को इस तरीके से टच करेगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में आपको जो टॉल बिल्डिंग होगा उसकी लेंथ यहाँ पे कंप्लीटली दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जिसमें आप लोगों को प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपसे पूछ रखा है। इजी और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रखा है रमन और यहाँ पे साक्षी जो है एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और प्लेन मिरर जो है के सामने वो 8 मीटर और 11 मीटर के डिस्टेंस पे है। कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ओरल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आगे बोल रखा है कि रमन जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन से यहाँ पे क्या कर रहा है, पोजीशन से इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस अब कितना रह जाए, 10 मीटर रह जाए। पहले कितने मीटर दूर था, ये 8 मीटर दूर था। अब ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके ये प्लेन मिरर हो गया और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो सिंपल सी बात है ये मिरर से कितना दूर है, ये मिरर से अब यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे है। लॉजिक को समझिएगा। पहले ये इस जगह पे खड़ा था जो कि 8 मीटर दूर था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि रमन इस तरीके से मूव कर रहा है कि अब उसके और उसके इमेज के बीच की दूरी कितनी हो गई, 10 हो गई। 10 हो गई तो यानी कि मिरर के पीछे 5 और मिरर के आगे 5। इसके अलावा हमें साक्षी के बारे में क्या बता रखा है कि साक्षी जो है वो मिरर की तरफ 6 मीटर मूव करती है। पहले वो कितना दूर थी, वो 11 मीटर दूर थी और अगर वो 6 मीटर मूव करती है तो उसके और उसके मिरर के बीच की दूरी कितनी रह गई, 5 मीटर रह गई। यानी कि रमन भी अब 5 मीटर दूर खड़ा है और साक्षी भी अब 5 मीटर दूर खड़ी है और इस वजह से यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। यही पूछ रखा है कि रमन और साक्षी जो है वो अपने मिरर से कितने दूर खड़े हैं, उनकी नई पोजीशन क्या है। उनकी नई पोजीशन दोनों की 5-5 मीटर दूर है, यानी कि दोनों साथ में खड़े हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का प्लांट चैप्टर से यहाँ पे है। यहाँ पे प्लांट आप लोगों को अलग अलग दे रखे हैं और प्लांट में जो आपके पैटर्न होते हैं जिसको आप वेरिएशन बोलते हैं, यानी कि इनके डिज़ाइन हमें दे रखे हैं और उनके टाइप ऑफ रूट हमें बता रखा है। जो आपका रेटिकुलेट वेरिएशन होता है वे आपका कुछ दिखने में इस तरीके से दिखता है और अगर हम यहाँ पे जो आपका पैरेलल वेरिएशन की बात करें तो पैरेलल वेरिएशन इस तरीके से दिखते हैं। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है जो पैरेलल वेरिएशन होता है ये आपको किस में देखने को मिलता है, ज़्यादातर घास जैसे ग्रास में देखने को मिलेगा और इसमें आपके फाइब्रस रूट होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो पैरेलल वेरिएशन होगा उसमें आपके फाइब्रस रूट होंगे, ये तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। और जो रेटिकुलेट वेरिएशन होता है इसमें आपके टैप रूट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो टैप रूट वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। बट आपको यहाँ इनकरेक्ट ढूंढना है तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके यहाँ पे रेटिकुलेट वेरिएशन होता है उसमें फाइब्रस रूट नहीं होते, तो हैबिस्कस का गलत दे रखा है और पेडी का भी यहाँ पे गलत दे रखा है। अगर ये इसमें रेटिकुलेट वेरिएशन है तो इसमें फाइब्रस रूट नहीं होंगे, तो यहाँ पे ए और डी जो है वो गलत है। और क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर बोल रखा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉकेट फ्यूल। अब ये आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी में मिलेगा। रॉकेट फ्यूल जो होता है ये आपका लाइट होता है वेट में,
इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है और ये एब्सेंस ऑफ एयर में भी आपका कैसे बर्न करता है, ये फास्ट बर्न करता है। तो यहाँ पे इस वजह से इसे रॉकेट फ्यूल बोला जाता है। यहाँ पे थर्ड गलत होगा और यहाँ पे जो ए और बी स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आप लोगों के जो पिन होल कैमरा है, कैलिडोस्कोप है, जो आपको लाइट चैप्टर के अंदर दे रखे हैं, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आपको बताना है कि इनमें से क्या यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए अगर हम एक एक करके यहाँ पे रीड करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे कैलिडोस्कोप दे रखा है, यहाँ पे पेरिस्कोप दे रखा है, यहाँ पे न्यूटन डिस्क दे रखे हैं। तो देखिए एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। न्यूटन डिस्क मतलब जो आपके CD डिस्क होते हैं, जिसमें 7 कलर आपको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में डी का क्या होना चाहिए, डी का होना चाहिए आपका फर्स्ट, और डी का फर्स्ट आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है और मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे रैंडमली पीछे से मूव करना स्टार्ट किया था। अब इसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप जरा देख लीजिए। पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप में 2 प्लेन मिरर आपके हार्ड कार्डबोर्ड के साथ लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से, एक यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ पे लगा होता है। तो सी का क्या होगा, सी का होगा यहाँ पे सेकेंड। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कैलिडोस्कोप की बात करें तो कैलिडोस्कोप में 3 रेक्टेंगुलर ट्राइंगल जो है एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट के साथ लगे होते हैं, उनके अंदर बैंगल्स वगैरह डाल के हम कलरफुल इमेजेस वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे बी का क्या होगा, थर्ड होगा। और पिन होल कैमरा क्या है, पिन होल कैमरा के अंदर आपके 2 बॉक्सेस होते हैं डिफरेंट साइज के, जिसमें ट्रांसल्यूशन शीट जो है डाली जाती है और इस तरीके से यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर आपकी इमेज जो है आपकी इन्वर्टेड बनती है। तो ए का क्या होगा, फोर्थ होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या बोल रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। मतलब स्टेटमेंट आपको करेक्ट जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि मून का हम यहाँ पे सेम फेस ही देख पाते हैं टूवर्ड्स सन, यानी कि उसका हम हमेशा सदैव जो एक ही तरीके का मुख है जो पृथ्वी की तरफ हम देख पाते हैं। इसका कारण क्या है, अब इसका हमें क्या कारण दे रखा है, इसका कारण ये दे रखा है द मून कंप्लीट 1 रोटेशन इन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन बिल्कुल बराबर होता है, इस वजह से हमें सेम फेस दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें करेक्ट दे रखी है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने की वजह से यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। सोलर सिस्टम से भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अब अगला ये जो क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है और इसके अंदर आपके लॉजिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी बायंट फोर्स क्या होता है। जब कभी भी आप किसी भी वाटर बॉडी के अंदर किसी भी आइटम को डालेंगे तो वाटर नीचे से फोर्स लगाता है, जिसको आप बायंट फोर्स बोलते हैं, BF के नाम से जानते हैं। अब ये जो बायंट फोर्स होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपने एक कॉर्क को इसके अंदर डाला तो ये कॉर्क क्या करेगा, कुछ पानी इसमें से निकालेगा और उतना ही वाटर ये डिस्प्लेस करेगा जितना इस पर बाइंड फोर्स लगेगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि बाइंड फोर्स जो होता है ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये जो y है ये y किसके बराबर होगा, ये y आपका 16 के बराबर होगा, क्योंकि जितना पानी जो है डिस्प्लेस किया जाएगा उतना ही बाइंड फोर्स होगा। तो y 16 है। y आपको देख लीजिए किस ऑप्शन में 16 दे रखा है, जिसमें नहीं दे रखा वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको डिकोड करना है और जितना बाइंड फोर्स होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस किया जाएगा। तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 10 और z की वैल्यू 10 देखिए एक ही ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा गहरे लॉजिक में जाए बिना ही मैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पे आ गई। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप यहाँ एक स्टोन को एयर में वेट करें तो 92 इसका वेट है, और अगर उसे पानी में डाल दें तो देखिए पानी में डालने के बाद कुछ वो वाटर डिस्प्लेस करता है, तो उसका वेट जो है पानी में जाने के बाद कम हो जाता है। कितना कम हो जाएगा, 16 में 16 में माइनस कर दूंगी इसमें से, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा कि अगर एक स्टोन जो है पानी में है तो उसने कुछ पानी यहाँ पे डिस्प्लेस किया होगा। कितना पानी डिस्प्लेस किया, 10 पानी डिस्प्लेस किया। अब ये जो 10 है और ये जो 70 है ये आपका क्या है, 10 तो पानी डिस्प्लेस किया अपने वेट के अनुसार
और इतना वेट उसका पानी में आके हो गया। एयर में इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा यानी कि 80। तो Q हो जाएगा यहाँ पे कितना, Q हो जाएगा यहाँ पे 80। तो इस तरीके से आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पे बोल रखा है एक लाइट है जो कि एयर से आपका अलग अलग मीडियम में मूव कर रही है, मीडियम ए, मीडियम बी, सी, डी, ई, और इनका जो आपका यहाँ पे बोल रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पे दे रखा है। तो बोल रखा है कि किस मीडियम में जाते हुए इनकी जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से चेंज होगी, बढ़ेगी, कम होगी, इस तरीके से क्वेश्चन है। एक छोटा सा रिलेशन अगर आपको पता होगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्स रिलेशन रखता है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस पर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वह कम हो जाती है। इस रिलेशन को ध्यान रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और आपको ये भी अगर नहीं पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका एयर में होता है ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, अगर हमें ये भी नहीं पता तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, ए से बी में जाते हुए, ए से बी में चेक करिए सीधा, ए से बी में जाते हुए ए का तो आपको बता रखा है, ए में स्पीड जो है किसी में डिक्रीज, किसी में इंक्रीज, इस तरीके से बता रखा है। बट अगर मान के चलिए कि हम अगर एग्जाम में बैठे हैं, हमें नहीं पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए से, ए में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी में डिक्रीज बोल रखा है, किसी में इंक्रीज बोल रखा है, बट ए से बी में जाते हुए तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है। ए से बी में जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ए से बी में जाते हुए तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, तो डिक्रीज वाले ऑप्शंस को आप काट दीजिए। तो 2 ऑप्शन आपके इस तरीके से एलिमिनेट हो गए। अब इस क्वेश्चन को आगे देखिए, जब ये बी से सी में जा रहा है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीज वाला गलत होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। एक बार और जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्स रिलेशन रखता है। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1, और 1 से अगर ए मीडियम में जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। बट फॉर एग्जांपल हमें ये भी नहीं पता, ये चीज़ अगर हमें नहीं पता और एग्ज़ाम हॉल में हमें याद नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे कि ए से बी में जाते हुए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम हो रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी, ना कि कम होगी। 2 ऑप्शन मैंने काट दिए। अब अगर हम आगे मूव करते हैं कि बी से सी में अगर हम जा रहे हैं और बी से सी में जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन भी काट दीजिए। एक ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जो आपका ह्यूमन हार्ट है उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ह्यूमन हार्ट में थिन वॉल नहीं होती है, तो थिन वॉल वाले ऑप्शन को हमने इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया। अब आगे बोल रखा है कि ह्यूमन हार्ट में थिक और इलास्टिक वॉल होती है, ये यहाँ पे सही है। इसमें वेल्व्स नहीं होते हैं। वेल्व्स किस में होते हैं, वेन्स में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो आर्टरीज होते हैं उसमें थिक इलास्टिक वॉल होता है, सही है। विदाउट वेल्स इनसाइड, ये भी सही है। ब्लड फ्लो होता है हाई प्रेशर में और ये हार्ट से बॉडी पार्ट तक कैरी करता है, ये बिल्कुल सही है। लास्ट वाला ऑप्शन क्यों गलत है जरा देख लेते हैं। इसके थिक वॉल होती है, ये सही है। ब्लड फ्लो करता है लो प्रेशर में, ये गलत है। लो प्रेशर में फ्लो नहीं करता, इसमें ब्लड आपका हाई प्रेशर में फ्लो करता है। यहाँ पे सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब अगर आप क्वेश्चन को लॉजिकली आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे ना तो आपको सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करके एक क्वेश्चन दे रखा है, वो रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको देखना है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कौन सा सही है। इसमें सिर्फ फौना को रखते हैं, एक होता है आपका फ्लोरा और एक होता है आपका फौना, एक प्लांट स्पीसीज एक एनिमल स्पीसीज, यानी कि सिर्फ जीव जंतु को रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ फौना को नहीं रखा जाता, फ्लोरा को भी रखा जाता है। तो ए तो यहाँ पे हो जाएगा गलत, जिस ऑप्शन में ए दे रखा है आप उस ऑप्शन को इस तरीके से एलिमिनेट कर दीजिए।
अब अगर हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखें तो इसमें बोल रखा है इट इज़ मैक्सिमम इन फॉरेस्ट, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादातर आपको जंगलों में देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे होगा सही। तो फोर्थ जिसमें है वो तो देखिए चारों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में 4 है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज जो फ्लोरा फ्यूना के एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लेते हैं। तो थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनफैक्ट बायोडाइवर्सिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन को देखें तो इसमें बोल रखा है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। हम इंडिविजुअल को काउंट नहीं करते, हम अलग अलग स्पीसीज को काउंट करते हैं कि कौन कौन से स्पीसीज के फ्लोरा फ्यूना होते हैं। तो ये भी यहाँ पे गलत है। यहाँ करेक्ट होगा थर्ड एंड फोर्थ, जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें एक असर्शन दे रखा है, एक असर्शन के 2 कारण यहाँ पे दे रखे हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि वीनस जो है यहाँ पे मून की तरह यहाँ जो है फेस शो करता है अर्थ की तरफ। वीनस क्या करता है, फेजेस करता है, शो करता है अलग अलग। यहाँ पे अगर आप अर्थ से देखो, ताकि मतलब अर्थ से देखने पे वीनस के भी अलग अलग फेजेस दिखते हैं जैसे मून के दिखते हैं। ये बिल्कुल सही है। अब इसका कारण क्या दे रखा है कि यहाँ क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है। क्लाउडी एटमॉस्फेयर सही है, बट इसका कोई रीज़न यहाँ पे नहीं बन रहा। कभी भी आप फेजेस को किससे रिलेट करोगे, फेज यानी कि घूमना, घूमना किससे रिलेट करोगे, उसके रोटेशन से रिलेट करोगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, बट यहाँ पे जो R2 है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, जो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका हैन में होता है। ये आपका बिल्कुल सही है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैन में होता है। अब आगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बोल रखा है असर्शन में कि हैन जो है एग ले करते हैं और जो चिक्स होते हैं वो 3 हफ्ते में हैच होते हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंडे जो हैं वो 3 हफ्ते में इसलिए हैच होते हैं क्योंकि उनके बाहर की कवरिंग जो होती है वो हार्ड होती है और उनका एम्ब्रियो अंदर बन रहा होता है, इस वजह से वो टाइम लगाता है, ना कि इस वजह से कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। दोनों ही अपने अपनी जगह सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आपका काम क्या है? आपका ये काम है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है आपको ये देखना है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपके एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैग्नेट चैप्टर से मैंने यहाँ पे लिया है। मैग्नेट चैप्टर का क्वेश्चन है। मैग्नेट चैप्टर में बोल रखा है कि अगर आप लेंथ और पोल के बारे में आप क्या कहोगे अगर आप मैग्नेट को परपेंडिकुलर, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर इस तरीके से काटो। परपेंडिकुलर 2 तरीके से हम किसी भी मैग्नेट को काट सकते हैं। एक हम मैग्नेट को इस तरीके से काट सकते हैं और एक हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली काट सकते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर लेंथ वाइज काटोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। पर क्या इसके पोल्स में कोई फर्क पड़ा? तो ये आपका सेम रहेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ इसका अनचेंज रहेगा। ये तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बट फॉर एग्जाम्पल एक एग्जामिनर यहाँ पे स्मार्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोले। यहाँ पे बोले कि एक बार मैग्नेट है जिसको आपने क्या किया, जिसको आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली काटा, वो भी इस तरीके से 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ जितने पार्ट में कटेगा यानी कि कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, जबकि इसके लेंथ में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, एसिड बेस या फिर मेटल नॉन मेटल से रिलेट करके इस चैप्टर को इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है, कौन सा रिएक्शन के अंदर आपके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो कॉपर का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। कॉपर के 2 चीज़ों के साथ रिएक्शन दे रखी है। एक आपको दे रखा है HCl के साथ और एक दे रखा है H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। तो ये आपका एक हो जाएगा। और ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पूछ रखा है तो ये इसके साथ तो रिएक्ट करता नहीं है।
ये आपको पता होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन तरीके से दे रखा है। तो बी तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो आपने इस तरीके से काट दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है ए जो है वो दोनों में कॉमन है, यानी कि ए रिएक्शन यहाँ पे फिजिबल होगी। अब आपको चेक करना है यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे यहाँ ए ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो सल्फर पाउडर होता है ये भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि जो यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे आपके बनाता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ए और डी रिएक्शन यहाँ पे फिजिबल है, जबकि सी रिएक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये दोनों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका वेट से रिलेटेड मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो सिंपल सी बात है कि फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट, ये जो अपथ्रस्ट मतलब नीचे से फोर्स लगना, ये आपका बाइंड फोर्स ही है जो हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और मैंने क्या कहा था कि बाइंड फोर्स किसके बराबर होगा, बाइंड फोर्स आपका वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के बराबर होगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 10 और z की वैल्यू होगी 5। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये दोनों चीज़ें, जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस और जो नीचे से अपथ्रस्ट लगता है या बाइंड फोर्स लगता है, वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 10 और z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 5। तो देखिए y जो है वो 10 किस ऑप्शन में दे रखा है, y 10 जो है आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है जी, जबकि z जो है 5 वो दोनों ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि अब आपको आगे यहाँ पे सॉल्व करना होगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम एयर में वेट करते हैं और वाटर में वेट करते हैं, तो वाटर में होता क्या है, वाटर में कुछ इस पे लगता है यहाँ पे नीचे से बाइंड फोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर वो वाटर डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है यहाँ पे 10 और एयर में इसका वेट जो है दोनों को काउंट करके होगा, तो 55 प्लस 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 नहीं होगी, x की वैल्यू होगी 65, जबकि q जो है, q की वैल्यू कितनी होगी, कुछ इसने वाटर डिस्प्लेस करने में वेट लगा दिया, तो q की वैल्यू 80 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75। तो यहाँ पे q जो है 75 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 3 लिक्विड में डाला गया, लिक्विड P, Q, R। P में ये यहाँ पे पूरी तरीके से डूब गया, पूरी तरीके से डूब गया मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वे आपका किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यानी कि जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उसके बराबर हो जाएगा। अब अगले केस में क्या बोल रखा है कि वो 1/4 उस पर फ्लोट कर रहा है। 1/4 को अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 0.25 हो जाएगा, और यहाँ पे बोल रखा है कि जो लिक्विड R है उसमें वो आधे पे फ्लोट कर रहा है, आधे को लिखूं तो यहाँ पे 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं ये देखूं कि किस केस में यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा हवा में है, तो आप कहोगे कि इस वाले केस में इसने इतना ही वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस किया, इस वाले केस में इतना वॉल्यूम जो है पानी का डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे तो ये इक्वल मतलब जितना उसका वेट है उतना उसने वाटर डिस्प्लेस किया होगा। किस वाले केस में सबसे कम वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस किया गया, तो आप यहाँ पे कहोगे कि इस केस में सबसे कम वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया गया। और जो डेंसिटी होती है ये आपके वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और क्योंकि इसमें वॉल्यूम सबसे कम है इस वजह से इसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी यहाँ पे R में, और उसके बाद सबसे लास्ट में होगी P में। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। ये हल्का सही से जूम इन हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि वेल हो गया, शार्क हो गया, डॉल्फिन और फिश, यानी कि वेल, शार्क, डॉल्फिन, फिश, ये जो हैं ये जलीय जीव हैं जो कि आपके एक्वाटिक एनिमल हैं। अब इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है करेक्टली आपको किसमें ऑप्शन में बता रखे हैं, सभी आपके गिल्स से सांस नहीं लेते, ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा फिश जो है आपके गिल्स से सांस लेती है, जबकि वेल्स जो है अपने लंग्स से सांस लेते हैं।
तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट में हम लोगों को क्या दे रखा है, शार्क और डॉल्फिन के बारे में बता रखा है। डॉल्फिन जो है अपने लंग्स से सांस लेती है, जबकि शार्क जो है ये आपके गिल्स को यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। जबकि वेल और जो डॉल्फिन है ये आपके लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ये यहाँ पे सही है। यहाँ डी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ मैथ्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी, और ये जो मैथ्स के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक अप्रोच जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे फटाफट सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोगों को क्या बोल रखा है, यहाँ पे मीन मोड मीडियन का एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस किया है, तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपको अलग अलग नंबर दे रखे हैं। इन नंबर में यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, 6 को यहाँ पे 19 से और 13 को यहाँ पे 31 से रिप्लेस कर दें, तो इनका मीडियन जो है y आएगा। मतलब फर्स्ट केस में मीडियन आपको निकालना है जो कि आपका होगा x, और सेकेंड केस में आपको दोबारा मीडियन निकालना है जिसमें आप क्या करो 6 को 19 से और 13 को यहाँ पे 31 से यहाँ पे रिप्लेस करो। इसके बाद दो मीडियन आ जाएंगे, पहले केस का मीडियन और दूसरे केस का मीडियन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप x और y की वैल्यू निकाल के इसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को कभी भी मीडियन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम फटाफट यहाँ पे लगाते हैं तो सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, उसके बाद दो बार यहाँ पे आपको 9 दिख रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14, एंड देन आपके पास यहाँ पे आएगा 15 भी यहाँ पे दो बार आएगा। देन यहाँ पे आएगा 16 यहाँ पे आपको 3 बार दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 17, फिर आएगा यहाँ पे आपका 23, फिर आएगा यहाँ पे 25 और 28। अगर मैं यहाँ पे n काउंट करूँ तो n कितना है, n यहाँ पे इवन, यानी कि इवन नंबर में आपको मीडियन जो है वो निकालना है। मीडियन निकाल के क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 5 यहाँ से अलग करूँ, 5 यहाँ से अलग करूँ, अलग नहीं कर रही मैं, पेयरिंग बना रही हूँ। इसके बाद 3 यहाँ से पेयर बनाया, 3 यहाँ से पेयर बनाया। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 3 यहाँ से पेयर बनाए, तो बीच के नंबर बचे यहाँ पे 14 और 15। मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, मीडियन निकालने के लिए आपको मिडिल के दो नंबर लेने हैं अगर ये नंबर आपका इवन हो। मिडिल के दो नंबर लिए और मिडिल के दो नंबर को लेके सीधा प्लस करके आपको डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 29/2, 29/2 यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14.5। ये आ गया आपका x की वैल्यू। अब आपको सेकंड केस में करना क्या है, सेकंड केस में यहाँ पे बोल रखा है कि 6 को 19 से और 3 को 31 से यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो जरा हम यहाँ पे करते हैं। तो 6 को अगर मैं 13 से रिप्लेस करूँगी, 5 तो 5 की जगह आएगा, बट 6 यहाँ पे नहीं आएगा। 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा दो बार, फिर आएगा यहाँ पे 11, और उसके बाद ये जो आपने 6 को 19 से रिप्लेस किया, सॉरी, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14, उसके बाद 15 यहाँ पे कितने बार आएगा, 15 यहाँ पे दो बार आएगा। 16 यहाँ पे हमारे पास कितने बार आएगा, 16 यहाँ पे 3 बार यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा 17 आएगा, 17 के बाद वो 19 जो रिप्लेस किया था हमने, फिर आएगा यहाँ पे 23, फिर आएगा 25, फिर 28। एक चीज़ और, 13 को भी रिप्लेस करना था तो 13 यहाँ से गायब कर दीजिए। 13 को रिप्लेस करके हम यहाँ पे 31 जो है वो बना लेंगे। अब मिडिल के नंबर अगर आप देखते हो तो 5 यहाँ से आपने गायब किए, 5 आपने यहाँ से गायब किए, फिर 3 यहाँ से गायब किया, 3 यहाँ से गायब किया। अब मीडियन जो है इन दोनों को प्लस करके आएगा। तो अगर मैं इस केस में मीडियन निकालूं तो इन दोनों को प्लस करोगे, 15 और 16 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 31/2 कितना होता है, 31/2 होता है 15.5। तो सिंपल सी बात है, ये आपका आ गया x, ये आपका आ गया y, इसमें लगाइए, आंसर निकालिए, और आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका 28। तो इस तरीके से आप अप्रोच लगा के जल्दी से जल्दी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है एक रेगुलर पॉलीगन का, वो इतना दे रखा है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है 180 n-2, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1800 दे रखी है। एक 0 से एक 0 कटेगा और ये 10 बारी में चला गया, तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा 12। अगर n आपके पास आ गया है तो बस आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो 12 में 4 जोड़ेंगे आएगा 16, 16 डिवाइडेड बाई
2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, वे होता है आपका 180 एंड -2। अगर आपको ये पता था तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है डिविजिबिलिटी रूल का। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है 11 का, और 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए सबसे पहले इनको यहाँ पे आप इस तरीके से अलग अलग लिख देंगे, और इस तरीके से अलग लिखने के बाद यहाँ पे इस तरीके से बंचिंग आपको बना लेनी है। पेयरिंग आपने बनाई, और पेयरिंग बनाने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, इन पेयर में जो आपने पेयर बनाया है 7 के साथ क्या है, 7 के साथ यहाँ पे आया है x, और x के अलावा यहाँ पे क्या है, x के अलावा यहाँ पे 9 और 5 आया है। आपने इस तरीके से लिख दिया। x को छोड़ के बाकी सभी नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो 21 प्लस x यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरा पेयरिंग बनाया वो क्या है, 8 प्लस 3 प्लस 4। अगर हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो सिंपल सी बात है कि इनका यहाँ पे आप गैप जो है आपको निकालना होता है। तो x प्लस यहाँ पे 21 प्लस x माइनस 15 आपको यहाँ पे करना होगा। और सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो गैप है, यानी कि इस नंबर का और इस नंबर का गैप 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x की जगह आप यहाँ पे क्या प्लेस करें कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे कट जाए। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 प्लेस करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस 15। 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा, अगर मैं 21 में से 15 को यहाँ पे माइनस करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 7। 7 जो है 11 से डिविजिबल नहीं होता। अगर मैं x की जगह 2 लगाती हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, ये आ जाएगा 23 माइनस 15। तो 7 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 8। 8 भी यहाँ आपका डिविजिबल नहीं होता। तो इस तरीके से करते रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह आप जब 5 लगाएंगे तो 5 लगाने के बाद कितना आ जाएगा 26। और 26 में से अगर मैं 15 को यहाँ पे माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 11। 11 जो है 11 से डिविजिबल होता है। तो इस हिसाब से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 5। तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। अब आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के पॉलीहेड्रन का यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, जिसमें एक प्रिज्म आपको यहाँ पे दे रखा है। अब प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म जिस भी शेप का दिया जाता है वो शेप आपका एक तो नीचे बनता है और एक वही शेप आपका ऊपर भी बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रिज्म होते हैं। और प्रिज्म में आपको इन साइड्स को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेना है। सबसे पहले तो इन फिगर को आपको बनाना आना चाहिए। और इन प्रिज्म में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकालनी है, एक फेस निकालना है, एक वर्टेक्स निकालना है और एक एज निकालना है। तो वर्टेक्स होते हैं ये जो आपके डॉट होते हैं, इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो 5 डॉट ऊपर और 5 डॉट यहाँ पे कितने नीचे हैं। तो वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। एज होती हैं लाइंस, तो 5 लाइंस तो ये आपको मिल गई। 5 लाइंस आपको नीचे 5 5 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एज कितने हो जाएंगे, एज हो जाएंगे 15। और अगर मैं यहाँ पे फेजेस की बात करूँ तो फेजेस में आपको करना क्या है, यहाँ पे पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5 साइड होती हैं। और कभी भी एक प्रिज्म हो तो आप 2 प्लस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके फेजेस आ जाएंगे जो कि है 7। आपको तीनों चीज़ें पता चल गई। तीनों चीज़ों को सम करके आपको बताना है कितना होगा। तीनों चीज़ों का सम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में अगर हम 7 जोड़ेंगे 17, 17 को अगर हम 15 से जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32। तो यहाँ पे 32 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एक सॉलिड क्यूबॉइड है जिसका आपको डायमेंशन यहाँ पे दे रखा है। अब एक बड़ा सा क्यूबॉइड है जिसको मेल्ट करके यहाँ पे रीशेप करके 216 छोटे क्यूब यहाँ पे बनाए गए। तो अगर कभी भी ऐसे मेल्ट करके किसी भी शेप से किसी भी शेप को बनाया जाए तो इनका जो वॉल्यूम होता है ये आपका बराबर रहता है। यानी कि बड़े वाले क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा कैसे निकलेगा, इन तीनों के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके। इसका वॉल्यूम जो होगा वो आपके 216 छोटे क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो छोटे वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो आपको ए क्यूब निकालने के लिए करना क्या है, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके या मल्टीप्लाई ना भी करके 216 से यहाँ पे डिवाइड करना है। जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हो तो ईजिली यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप इसे 2 की टेबल से भी कट करके देख सकते हो। ए क्यूब जो होगा वो आपका 8 आएगा। यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब जो होता है वह आपका 8 होता है। तो आप कहेंगे ए यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब आपको साइड पता चल गई क्यूब की। अब आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, वो भी कितने क्यूबॉइड का, 2 क्यूबॉइड का।
तो एक क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वे होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें आप हाइट और टॉप को हटा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a²। वैसे टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², तो 4a² में 2 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 ऐसे निकालना है, तो 2 × 4a², 2 4 हो जाएगा 8 और a का स्क्वायर यानी कि 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। हरी ने क्या किया है, हरी ने यहाँ पे परचेज किए 2 वॉचेस जो कि कितने के थे, यहाँ पे 2,500 के थे। अगर वो 2 वॉचेस उसने खरीदे तो दोनों वॉच के लिए उसने कितने पैसे दिए होंगे, उसने यहाँ पे 5,000 रुपये जो हैं वो दिए होंगे। अब उसने यहाँ पे क्या किया कि पहले वाले वॉच को जब बेचा तो 5% का गेन हुआ और दूसरे वाले वॉच को बेचने के बाद 10% का लॉस हुआ। तो आपको बताना है कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। पहली वाली वॉच जो है यहाँ पे कितने की है, यहाँ पे 2500 की है, उसमें उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। अगर 100 रुपये का यानी कि 100% के हिसाब से अगर हम देखें तो 5% का प्रॉफिट मतलब 105 में बिकी, यानी कि 100 की चीज़ 105 में बिकी होंगी। 2 0 से 2 0 गया और 25 और 105 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये 2625 रुपये में ये पहली वाली वॉच जो है वो बिकी। दूसरी वाली वॉच में क्या हुआ कि दूसरी वाली वॉच भी कितने की थी, यहाँ पे 2500 रुपये की थी, बट इस केस में 4% का लॉस हुआ। अगर 100 के हिसाब से देखेंगे तो 100 रुपये की कोई चीज़ 96 रुपये की बिकी। तो 2 0 से 2 0 गया, 25 और 96 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2400। अब आपको करना क्या है, चीज़ थी यहाँ 5000 की और बिकी कितने की, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5025 आ जाएगा। तो आपको इतना दिखने को मिल गया होगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 5000 की चीज़ को उसने 5025 में बेचा, तो लॉस तो हुआ नहीं है। लॉस वाले ऑप्शन को आप काट दीजिए। प्रॉफिट कितना हुआ है, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कितने में, 5000 में। तो 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 5000 में, तो परसेंटेज में निकालना तो 2 0 से 2 0 कटा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 0.5% का। यहाँ सी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपसे एलसीएम एचसीएफ का इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको एबीसी की वैल्यू जो है इस तरीके से पावर में आपको दे रखी हो और आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। कभी भी आपको एलसीएम निकालना होगा ऐसे पावर वाले नंबर्स का तो आप सबसे छोटी पावर लेंगे, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू आपकी याद रखिएगा एचसीएफ की वैल्यू छोटी आती है। तो 2 की पावर 3 लेंगे। इसके अलावा 3 की पावर कुछ भी नहीं, मतलब 3 की पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, 5 नॉर्मल लेंगे। अगर हमें इसी का एलसीएम निकालना है, क्योंकि आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर सबसे बड़ी, क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी लेनी है, जो अनकॉमन चीज़ें होती हैं वो भी लेनी होती है। 3 की पावर क्या लेंगे, 3 की पावर भी सबसे बड़ी लेंगे, यानी कि 3 की पावर 3 ले लिया। इसके अलावा 5 के पावर कितने लेंगे, 5 की पावर भी 3 लेंगे। अब अगर मैं इसे कैंसिल आउट करती हूँ तो यहाँ पे कैंसिल होके 2 की पावर 2 नीचे बचेगा, यहाँ पे कैंसिल होके 2 की पावर 2 नीचे बचेगा और यहाँ पर भी कैंसिल होके 2 की पावर 2 नीचे बचेगा। तो न्यूमरेटर में तो 1 बचा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 × 9 × 25, तो आपको इन तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 कितना होता है, 9 4 होता है 36, और 36 को अगर आपको 25 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 900 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर होके जाना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करना है कि ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाती हूँ तो सबसे पहले होता है a², यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16x², हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है b² मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y², और नीचे कितना आ जाएगा 36। उसके बाद होता है 2ab, यानी कि -2 × a कितना है, a है यहाँ पे 3/4x और b है यहाँ पे कितना 5/6y। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे देखनी है। अगर मैं इसे यहाँ पे गौर करूँ तो मुझे इतना लग रहा है कि ये जो यहाँ पे y² है, y² के साथ आपको ये दे रखा है, x² के साथ आपको 19/16 दे रखा है, ये आपका सही है। अब y² के साथ जो दे रखा है वो आपकी किसकी वैल्यू है, वो आपकी a की वैल्यू है। तो ये a की वैल्यू कितनी होगी 25/36, ये इस तरीके से होगी।
और एक्स वाई के साथ, एक्स वाई मतलब इससे अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो यहाँ पे कट के 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15/12 एक्स वाई। तो यानी कि एक्स वाई के साथ जो दे रखा है वो बी की वैल्यू है, तो ये जो बी होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस में आपका आएगा, माइनस में कितना, क्यों माइनस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में दे रखा है और ये माइनस में दे रखा है, तो माइनस में हम 15 बाई यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पे काटती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4 और इस तरीके से आपके पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, a माइनस बी करना है। a कितना है 25/36, b है यहाँ पे a माइनस बी, तो माइनस और एक माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको इन्हें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ पे आएगा 25 और 4 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 9 बार में, 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा 45। अब आपको इन्हें यहाँ पे प्लस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 4 5 6 7, 7/36 यहाँ पे आपका आ गया और इसे अगर यहाँ पे कट करोगे तो 35/18 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस तरीके से कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी से बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है इस तरीके से ABC। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ट्राइंगल जो है इस तरीके से बना लिया। इस ट्राइंगल में एक D पॉइंट है, यहाँ पे इस तरीके से बोल रहे हैं। अब ये D पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा होगा, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को इस क्वेश्चन में बोल रखा है जो ये जो BD है ये किसके बराबर है, ये आपका CD के बराबर है। अब आगे यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे सही होगी, तो सिंपल सी बात है कि ये जो AD है ये आपका कॉमन है दोनों में, तो ये बराबर होगा, ये तो आप देख के बता पाएंगे। बट ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, तो हम इसे RHS कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोल सकते जब तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर हम दो ऑप्शन को देखें तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए कि जो BD है वो तो खुद ही BD एक मतलब एक कॉमन फैक्टर है, तो BD के बराबर होना चाहिए था, जबकि CD के बराबर दे रखा है, तो ये आपका गलत है और इस क्वेश्चन का C जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जिसमें आपको अलजेब्रा का एक क्वेश्चन दे रखा है। अब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एक इक्वेशन देके दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है, सबसे पहले दोनों में गैप देखिएगा क्या गैप है। यहाँ पे आपको 3m दे रखा है जबकि यहाँ पे m² दे रखा है। इट मीन्स आपको यहाँ पे 3 नहीं चाहिए और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 3 दे रखा है जबकि आपको 81 चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब सिंपल सी बात है कि डिनोमिनेटर में आपको बड़ा वैल्यू चाहिए जबकि न्यूमरेटर में 3 को गायब करना है। तो मैं सबसे पहले स्टेप में क्या कर रही हूँ, इस वाली इक्वेशन को लिख के इसको मैं 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दे रही हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ 1/3 से इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब ताकि 3 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए जो m के साथ 3 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/3 है उसे यहाँ पे आप इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल के उस साइड भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे बच जाएगा 9/m। तो यहाँ पर आपके पास एक साइड ये आ गया, एक साइड 1 आ गया। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो ये चीज़ और ये चीज़ अब आपके रिलेट करेगी, क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो आपको इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का m का स्क्वायर क्या होता है, m² होता है। इसके बाद a² के बाद होता है b², तो यहाँ पे आप 81m² करेंगे। इसके अलावा होता है -2ab, 2m इंटू 1/9m, और ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। m से m यहाँ पे कट गया, ये आपको निकालना है। इस पूरे को आप x ले लीजिए, 1 प्लस, क्योंकि माइनस में था तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2/9 यहाँ पे हो जाएगा। 2/9 आप यहाँ पे लेंगे। एलसीएम के लिए 9 को आप उधर ले जाएंगे तो 9 10 11 11/9 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बट आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में आपको मिल नहीं रहा। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जिसमें बोल रखा है कि 32 नंबर कार्ड बेयरिंग 1 से लेकर 32 तक के नंबर हैं जिसमें जो अलग अलग कार्ड में लिखे गए हैं, और आपको रैंडमली किसी एक कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि एटलीस्ट 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर तो आप यहाँ पे याद करिएगा।
बाकी प्राइम नंबर जो आपके 1 से लेकर 32 तक के होंगे, अगर हम रैंडमली लिखें तो वो कौन से होंगे, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 5। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं, 1, 3, 5, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 11, नेक्स्ट हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 17, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे 18 नहीं 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23, फिर 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, फिर डायरेक्ट यहाँ पे 29 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा 31। तो कितने नंबर है, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर है। और 1 से लेकर 32 तक कितने नंबर होते हैं, 32 नंबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, 11/32 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आज के इस सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये जो ट्रेपीजियम बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका नॉर्मली एग्जामिनर यहाँ पे पूछते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे बोल रखा है ABCD एक ट्रेपीजियम है, जो कि AD आपका किसके पैरेलल है, AD यहाँ पे ट्रेपीजियम आपका इस शेप का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें यहाँ पे A और ये आपका साइड दे दिया हमने, इस तरीके से बनाया है। ये AD जो है वो आपका BC के पैरेलल है, तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि AB जो है वो आपका कितना है, ये आपका है 5, तो इस बार हमें ये दे रखा है। BC जो है वो आपको 11 दे रखा है। इसके अलावा AD जो है ये आपको 7 दे रखा है। अब बोल रखा है कि DA को आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो F तक। तो F ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया, F तक प्रोड्यूस कर रहे हो, और AF जो है ये आपको 3 दे रखा है, तो हमने इस तरीके से बना दिया। और ये जो आपका BF है ये इस तरीके से परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो मैंने कलर भी चेंज कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में हाइट नहीं पता, और हाइट निकालने के लिए आप यहाँ पे BF को निकालेंगे। और अगर आप ये ब्लू कलर की लाइन देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल क्यों, क्योंकि जो BF है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे बोल रखा है BF जो है वो DF पे परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड आप निकाल लेंगे तो हाइट आ जाएगा, और हाइट आ जाएगा तो आपको जो पैरेलल साइड है वो आपको दे रखी है 7 और 11, तो आप इजीली निकाल पाएंगे। सिंपल सी बात है, जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है वह निकलता है यहाँ पे 7 + 11, यानी कि जो पैरेलल साइड है, और हाइट चाहिए। हाइट के लिए सारा का सारा जो काम है वो रुका हुआ है। हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है वो है 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और इसको मैं क्या ले रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे x ले रही हूँ। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9, और x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो 16 = x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पे x की जगह आप क्या लगा देंगे, 4। तो ये 2 से ये 4 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 7, और अगर मैं यहाँ पे 11 को जोड़ती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए ताकि आपको फाइनली एक रिवीजन में दे पाऊँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।